टीचिंग सॉल्यूशन विद आर के चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आपने जिस तरह से पिछले सारे वीडियो पर प्यार दिया है और लगातार उसे देखा है, समझा है और लाइक किया है, उसी तरह आगे भी हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए। आज जो है यूनिक सेशन में लेकर आया हूँ जिसमें नेपाली क्रांति की, ये क्लास 12th की पॉलिटी से वीडियो है। क्लास 12th दो भाग में पॉलिटी उसका बटा हुआ है। एक आज़ादी के बाद का इंडियन पॉलिटिक्स है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की बात की गई है। निर्माण के बाद जो है कैसे सत्ताधारी एकल प्रभुत्वशाली दल का शासन चला और कैसे सत्ता में क्या क्या परिवर्तन हुए, पंचवर्षीय योजनाओं का क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कहाँ सत्ता में क्या परिवर्तन हुआ, कब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के उस बीच में क्या क्या खबर आए। तो ये जो उस समय की समकालीन राजनीति ने जिस तरह से भारत को प्रभावित किया उसको वर्तमान तक खींचा गया है। दूसरी में भारत की विदेश नीति है, ग्लोबल वर्ल्ड है, डब्ल्यूटीओ है, दक्षेश है, इन सबों पर चर्चा की गई है। तो इस 21 वर्ष हुई क्रांति ने नेपाल में अलोकप्रिय राजाओं के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। तो ये याद रखना है 1950 की घटना। कब की घटना है? 1950 की। ठीक है। और इस शासन की विशेषता यही रही थी कि राजा जो है त्रिभुवन बने थे और त्रिभुवन ने क्या किया था कि बहुदलीय व्यवस्था के तो ये शुरू से पक्षधर नहीं थे और इन्होंने क्या किया था, एक संसदीय शासन की नींव रखी थी और संसदीय शासन में राजा को सक्रिय रूप से शक्तिशाली बना दिया था। तो 1950 की क्रांति के फलस्वरूप कौन से राजा नेपाल के राष्ट्रपति बने थे? तो राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपिता होना चाहिए। क्या होगा? राष्ट्रपिता बने ही नहीं, उपाधि मिली थी राष्ट्रपिता की। और ये राजा कौन थे? त्रिभुवन। ठीक है। 1950 की नेपाली क्रांति के संदर्भ में सत्य कथनों की जांच करनी है। तो नेपाली कांग्रेस द्वारा अलोकप्रिय राजा के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया गया, सही बात है। त्रिभुवन के पुत्र महेंद्र ने संवैधानिक और संसदीय व्यवस्था लाई। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लाने का श्रेय किसको जाता है? महेंद्र को जाता है। ठीक ना। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये किसका? दलविहीन राजनीति की सिफारिश करता था। ठीक। प्रधानमंत्री की स्थिति जरूर बरकरार रही लेकिन राजा की स्थिति भी चलती रही। ठीक है। सक्रिय राजतंत्रात्मक शासन की धारणा 1950 से ही आई है नेपाल में, ये ध्यान रखना। 1959 में किस व्यक्ति ने पहले आम चुनाव में के बाद पीएम पद को संभाला था? तो ये याद रखना है कि 1959 में हुआ था। तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला पहले व्यक्ति थे। ठीक है। चलिए आगे की ओर। 1962 में बने नए पंचायती संविधान में किन प्रमुख बातों को रखा गया? तो ये मैंने बता दिया कि त्रिभुवन के पुत्र महेंद्र जब बने तो उन्होंने दलविहीन राजनीति की बात की, हिंदू राज्य की बात की, सक्रिय शाही नेतृत्व की बात की थी, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की थी। ये सारे सही हैं। इसका उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। एक से अधिक, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन मेरा छूट गया है और इसका एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। 1972 में किस नेपाली राजा द्वारा नेपाली संविधान में किए गए संशोधनों की निंदा इस बात को लेकर की गई थी कि ये सक्रिय राजनीति है? तो ऐसा करने वाले कौन थे? तो 1962 में जो है किस राजा के संविधान की निंदा की गई थी? तो ये याद रखना है कि ऐसा संविधान बनाने वाले कौन थे? महेंद्र। कौन थे? महेंद्र। ठीक है। और 72 की बात है, सॉरी माफ़ करिएगा, 72 में जो है राजा वीरेंद्र विक्रम को जो है राजा वीरेंद्र विक्रम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनके समय में ही ये बात कही गई थी। ठीक है। राजा वीरेंद्र के समय में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। ध्यान रखिएगा, सी उत्तर होगा। 72 में वीरेंद्र विक्रम थे। ठीक है। गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री बने। तो ये 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कितनी बार रहे हैं? 4 बार रह चुके हैं। ठीक है। ये पहली बार जो है ये बने थे 91 में और 91 से 94 तक रहे थे। 1991 से 94 तक रहे। उसके बाद बने ये 98-99 में। 98-99 में बने और कुल मिलाकर फिर 2001 से शायद 2000 से 2001 के बीच रह गए। कुल मिलाकर 4 बार शायद ये रह चुके हैं। शायद नहीं, ये कंफर्म 4 बार रह चुके हैं। ठीक है। चलिए आगे की ओर। भारत नेपाल के बीच पारगमन संधि के संदर्भ में सत्य कथनों की जांच करनी है। तो पारगमन संधि के बाद क्या हुआ कि नेपाल का जो है पहुंच भारतीय बंदरगाह तक हो गया, साथ साथ स्थल मार्ग तक पर भी हो गया, जल मार्ग तक पे भी हो गया। जल, स्थल और बंदरगाह तीनों पर पहुंच जो है वो नेपाल का बन गया। किसमें? पारगमन संधि के बाद।
पारगमन संबंध संधि जब समाप्त कर दिया गया तो सारे रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गए और भारत नेपाल के बीच सभी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। तो ए तथा बी इसका दोनों आंसर हो जाएगा। 19 में पारगमन संधि समाप्त हुई और जल, स्थल और बंदरगाह तीनों पर राइट नेपाल को दिया गया। नेपाल की लोअर अर्जुन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के तहत भारत के किस विद्युत निगम के साथ समझौता हुआ था? तो ये याद रखना है कि सतलज नदी पे लोअर विद्युत है। अभी जानते हैं कि हाल फिलहाल में जो है नेपाल सरकार ने 100 मेगावाट परियोजना के लिए भारत सरकार के साथ समझौता किया है, अरुण 1, अरुण 2 और अरुण 3 पर, और भारत सरकार इसमें योगदान भी दे रही है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और हम एक सबसे बड़ी बात बता दें कि 2008 ईस्वी में जब माओवादियों ने संघर्ष किया था नेपाल के लिए, तो 2008 ईस्वी में संघर्ष के बाद जो है यह हिंदू राष्ट्र क्या हो गया, समाप्त हो गया, और उसी के समय से नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया और सत्ता पर जो है वो पुष्प कमल दल प्रचंड का शासन बना। ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था फिर से बहाल की गई। 2008 के परिणाम याद रखना है कि बहुदलीय व्यवस्था पावर में लाना, बहुदलीय व्यवस्था फिर से पावर में आना जो 72 में समाप्त कर दी गई थी, या 50 से ही कहिए कि बहुदलीय राजनीति को तोड़ रखा गया था। तो 8 से बहुदलीय व्यवस्था लाना, हिंदू राज्य को समाप्त करना, और पहली बार धर्मनिरपेक्षता की बात इसी में की गई थी। ठीक है, और जैनेन्द्र ने क्या किया, अपना पद त्याग दिया और गणतंत्र की स्थापना हुई। तो ये याद रखना है कि कहेगा कि नेपाल जो है वह हिंदू राष्ट्र कब समाप्त हुआ, नेपाल कब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित हुआ, 2008 में वाम पक्ष की सरकार आई। दो बात। तीसरी बात क्या हुआ कि मौलिक अधिकार को फिर से बहाल किया गया, बहुदलीय व्यवस्था लाई गई। ठीक है, और यूएन की देखरेख में जो है संविधान निर्माण की बात की गई थी। ठीक है, और ये याद रखना है कि इसके तहत जो है मतलब बात की गई थी। अलग बात है कि संविधान ठीक से बन ना सका, और 2015 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था 2012 में 28 जून को कि 6 महीने के भीतर संविधान बनाइए, नहीं तो संविधान के सारे प्रस्ताव को रद्द कर दिए जाएंगे। तो ये नहीं बन सका था, तो फिर इसको रद्द भी कर दिया गया। लेकिन 2015 में फिर से नेपाल में नया संविधान बना और उसको स्वीकार भी किया गया। फिर केपी शर्मा ओली जो है इसके प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। तो ध्यान रखना है 2008 की बात, ठीक ना। 8 में वामपंथी की सरकार, वामपक्षी में प्रचंड की सरकार, और प्रचंड की सरकार में बहुदलीय व्यवस्था को फिर से लागू करना, मौलिक अधिकार की गारंटी फिर से बहाल करना, कानून का शासन आना और संवैधानिक शासन का निर्माण होना। और संवैधानिक शासन निर्माण के बाद जो है क्या हुआ था कि माओवादियों को जो बहुमत मिला 8 में, जैनेन्द्र द्वारा अपना पद त्याग करना, और जैनेन्द्र द्वारा राजा का पद त्याग करने के बाद क्या हुआ था कि वहाँ पर फिर से बहुदलीय व्यवस्था बहाल की गई थी। ठीक है, फिर से कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण की बात की गई थी, यूएन से सहयोग मांगा गया था। अलग बात है कि 2012 तक नेपाल कोई मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में सक्षम नहीं हो पाया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके इस बात को खारिज कर दिया था। ठीक है, बाद में जो है वह 2015 में फिर से नेपाल में संविधान बना और अभी तक वह चल रहा है। ठीक है, तो अभी हमारे साथ चैनल पे बने रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, और ये निश्चित TRE 3.0, 4.0, BPSC और अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए कारगर सिद्ध होंगे। ठीक है, धन्यवाद। आगे फिर आते हैं नए वीडियो के साथ।